हाय एवरीवन, दिस इज हिमानी एंड वेलकम टू सीयूटी वर्ल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी आपके सिलेबस के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि सीयूटी का जो पहला यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी क्या होता है। तो सोशियोलॉजी क्या होता है के लिए जानना जरूरी है कि सोशियोलॉजी आया कैसे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस पता चल गई। उसके बाद बात आती है सीयूटी पीजी का कोर्स लॉन्च हो चुका है सोशियोलॉजी का। तो 10 नवंबर से हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी को एनरोल करना हो तो डू एनरोल 10 नवंबर तक। तो 10 से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का भाषण। ठीक है, तो बात आती है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की कि सोशियोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, एमर्ज कैसे हुआ सोशियोलॉजी। तो उससे पहले जानना जरूरी है कि सोशियोलॉजी आने से पहले दुनिया थी कैसी। क्या बहुत उथल पुथल थी क्या कि सोशियोलॉजी का आना बहुत जरूरी था? तो देखते हैं क्या सोशियोलॉजी आने से पहले वर्ड चल कैसा रहा था। तो बिफोर सोशियोलॉजी सोसाइटी वाज प्राइमरली अंडरस्टूड थ्रू फिलोसफी एंड रिलीजन। तो रिलीजन और फिलोसफी के थ्रू ही हम लोग क्या करते थे, सोसाइटी को पहले समझते थे। कम्युनिटीज वर स्मॉल, पहले कम्युनिटी स्मॉल होती थी। मोस्ट ऑफ द चीजें एग्रीकल्चर के अराउंड ही घूम रही थी। इकोनॉमी किसके अराउंड घूम रही थी? एग्रीकल्चर के अराउंड। जो स्टेटस वगैरह थे वो क्या होल्ड कर रहे थे? अचीव्ड या एस्क्राइब्ड, आपने सुना होगा। तो जो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब जो हमें फैमिली से मिल रहा होता है। ठीक है, तो यही स्टेटस हमें मिलता था। हम कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर रहे थे, हम फैमिली से मिला हुआ स्टेटस ही हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर क्लर्जी है या सपोज जैसे चर्च में कोई पादरी जिसे कहते हैं, अगर वो है तो उसके बच्चे भी वही बनेंगे। ऐसे ऐसे करके हमें फैमिली से ही आगे इनहेरिटेंस मिल रही थी। ठीक है, ऑर्गेनाइज अराउंड ट्रेडिशनल सोसाइटी, जैसे एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है ना, डरखाइम जैसे बातें करते हैं। फैमिलीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यही सब चीजें उस टाइम पे मैटर करती थी। बाकी इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं सोच रहा था, सिर्फ अपने घर का और अपने धर्म का सोचते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? एनलाइटनमेंट थिंकर बिगेन चैलेंजिंग ओल्ड बिलीव्स। जो एनलाइटनमेंट थिंकर थे उन्होंने क्या किया कि जो पुराने बिलीफ सिस्टम थे, जैसे ट्रेडिशनल थिंकिंग रखना कि हाँ जो चलता हुआ आ रहा है वही चलेगा, ठीक है, इनको क्या किया? चैलेंज किया। ठीक है, इन्होंने कहा, इन्होंने रीजन की क्या वो दी कि भैया सोचो कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कैपेबल हूं तो मैं क्यों नहीं पादरी की पोस्ट पे जा सकता? सोचने वाली बात है। तो जो एनलाइटनमेंट का पीरियड था वो बहुत ही रीजनेबल पीरियड था कि लोग सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ गई थी। कहते हैं ना, अगर हमारी सोचने की कैपेसिटी नहीं बढ़ती तो हम अभी तक बंदर ही रहते। तो धीरे धीरे अगर हमारी रीजन की कैपेसिटी बढ़ती है, ऐसे ही इंसान इवॉल्व होता है। तो एनलाइटनमेंट पीरियड आया तो लोगों ने और ज्यादा सोचने की कोशिश करी। साइंस ओवर द सुपरस्टिशन, लोग साइंस को सुपरस्टिशन से ऊपर मानने लग गए। कि फॉर एग्जाम्पल सुपरस्टिशन कुछ चीजें ऐसी बताता है कि फॉर एग्जाम्पल रिलीजन हमें बहुत सारी चीजों में गाइड करता है, लेकिन साइंटिफिकली वो चीजें पॉसिबल नहीं होती है। तो लोगों ने साइंस पे ज्यादा बिलीव करना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि साइंस आपको प्रूफ देता है, रिलीजन आपको प्रूफ नहीं दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिलीजन आपको सिर्फ एक थ्योरी दे रहा है जो पहले से चलती हुई आ रही है कि पूर्वजों ने बोला है तो ये होना है। ठीक है, लेकिन साइंस आपको क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है, या क्या कहते हैं, सबूत दे रहा है अपनी एग्जिस्टेंस का। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं किसमें? फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने दिया होगा। ठीक है, कि स्टार्टिंग जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन मतलब जब लोगों ने सोचने की कोशिश करी कि हाँ भाई चल क्या रहा है। ठीक है, तो पहले क्या वो था कि जो अर्थ है, हम तो एकदम स्टेगनेंट है, लेकिन जो सन है वो हमारे आसपास घूम रहा है। ठीक है, हमारा क्या होता था? बिलीव यही होता था ना कि हम एकदम खड़े हैं तो हमारी अर्थ जो है वो भी खड़ी होगी। अगर हम ऐसे किसी के अराउंड घूम रहे होते तो हम भी ऐसे ऐसे हिल रहे होते। यही होता था ना, पहले हम यही सोचते थे। तो हमें लगता था कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, वो स्टिल अपनी जगह पे है और सन जो है हमारे अराउंड घूम रहा है। लेकिन साइंस ने क्या इसे क्या किया? इसे गलत प्रूफ किया। साइंस ने कहा कि नहीं भैया,
सन नहीं घूम सकता आपके अराउंड, सन तो एक ही जगह पे रहेगा, और जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सन के अराउंड जो बाकी प्लैनेट्स हैं, अर्थ हो गई, मार्स हो गया, वीनस हो गया, ये सारे किसके अराउंड घूम रहे हैं? सन के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन में हमने ये सब चीजें जानने की कोशिश करी कि हाँ यार क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जो हमने ये बात करी इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, कि हाँ अर्थ इज फिक्स्ड एंड सन मूव्ड अराउंड, कि अर्थ जो है वो फिक्स है और सन जो है वो उसके अराउंड मूव कर रहा है। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब आया एनलाइटनमेंट के बाद, ठीक है, पहले एनलाइटनमेंट आया कि रीजन करने, जब हम सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है, उसके बाद ही तो हम प्रूफ ढूंढने जाएंगे ना। तो एनलाइटनमेंट के बाद लोग ज्यादा साइंस पे ज्यादा भरोसा करने लगे रादर देन सुपरस्टिशन। लेकिन जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, एनलाइटनमेंट से पहले की जो सोसाइटी थी, उसमें लोग क्या करते थे? रिलीजन पे ज्यादा भरोसा करते थे, सुपरस्टिशन पे ज्यादा भरोसा करते थे कि नहीं, किसी ने मेरे घर के आगे मिर्ची रख दी तो मेरे घर पे कुछ तो बुरा होने वाला है, ऐसा होता था। ठीक है, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरी एक्सपोज यूरोप टू अ न्यू आइडिया एंड कल्चर। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद आता है एज ऑफ एनलाइटनमेंट। अब बात आती है एनलाइटनमेंट है क्या, यानी कि जो ज्ञानोदय समाज, ज्ञानोदय युग हम जिसे कहते हैं, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, कि एनलाइटेंड हम कहते हैं ना कि बुद्धा जी ने एनलाइटनमेंट कहाँ पाई? पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट मिली उन्हें, यानी कि जो पूरा ज्ञान का जो वो होता है सागर, उन्हें कहाँ मिला? पेड़ के नीचे। तो एनलाइटनमेंट, बस मैं एनलाइटनमेंट वर्ड समझा रही थी। तो जो एनलाइटनमेंट पीरियड था वो कहाँ शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 17 से 18 सेंचुरी के बीच में यूरोप में ही शुरू हुआ था। यूरोप, ज्यादातर जो सोशियोलॉजी की हम लोग स्टार्टिंग पढ़ते हैं वो यूरोप में ही पढ़ते हैं। इधर इट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, अमेरिकन, अमेरिकन तो उधर हो गया, लेकिन यूरोप के अराउंड ही ये सारी चीजें घूमती है। ठीक है, द एरा वाज मार्क्ड एज अ वेव ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। उससे पहले लोग सवाल नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद लोग सवाल पूछना शुरू करने लग गए। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होना कि मुझे पेन से ही क्यों लिखना है। सवाल है ना कि क्योंकि इसकी निब पतली है, इसलिए ये क्या लिखने में आसान होगा, इसलिए मुझे पेन से लिखना है, और इसलिए मैं किसी बॉटल या ऐसी चीजों से नहीं लिख सकती। ठीक है, क्यूरियोसिटी मतलब किसी भी चीज पे रीजन करना कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, कि अगर रिलीजन है तो रिलीजन क्यों है, मुझे अगर इससे बात करनी है तो मुझे क्यों बात करनी है, ये मेरे घर पे अगर मेरी मम्मी है तो उनको हम मम्मी क्यों बोल रहे हैं, मम्मी क्यों है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रीजन, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी मतलब बहुत क्यूरियस होना, हर चीज को लेकर, हर चीज को जानने की कोशिश करना। तो एनलाइटनमेंट पीरियड जो था वो इंटेलेक्चुअली क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। ठीक है, कि लोग सब कुछ जानना चाह रहे थे, कि रीजन के थ्रू, साइंस के थ्रू, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकली थिंक करना कि हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात जब करते हैं फैमिली में, ठीक है, तो फैमिली में फादरहुड क्या है, ठीक है, ऐसा क्यों है, पेट्रियार्कल सोसाइटी क्यों है, पापा को ही ज्यादा वैल्यू क्यों दी गई है फैमिली में, पेट्रियार्कल सोसाइटीज में। तो ये सब चीजें इससे पहले कोई नहीं सोचता था, इससे पहले जैसे चलती हुई आ रही थी वैसा चल रही थी। ठीक है, लेकिन लोगों ने लेटर ऑन सोचने का ट्राई किया कि हाँ भाई, कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, लेकिन एनलाइटनमेंट तो आया, लेकिन एनलाइटनमेंट का बेस क्या था? एनलाइटनमेंट आने से पहले क्या हुआ था ऐसा कि एनलाइटनमेंट आया? एनलाइटनमेंट आने से पहले भी तो एक बेस बनता है ना। केक अगर आप बनाते हो तो उससे पहले क्या बेस तैयार करते हो ना, वो ब्रेड का जो बेस बनता है वो बेस तैयार करते हो ना, उसके ऊपर क्रीम वगैरह वगैरह जो भी लगाते हो उसके ऊपर बनता है। ठीक है, तो अब बात है रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड भी आया। ठीक है, तो रेनेसा पीरियड जो था, उस टाइम पे लोग क्या करते थे 14 सेंचुरी में? आप देखो 17th और 18 सेंचुरी की हम बात करें, 14 सेंचुरी में क्या आ गया था? रेनेसा पीरियड आ गया था। ठीक है, कि इस पीरियड में क्या हुआ कि लोगों ने आर्ट्स पे, आर्टिजन्स, मतलब आर्ट्स वगैरह, पॉलिटिकल, आर्ट्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और
इकोनॉमी, इन सब चीजों पे ध्यान देने की कोशिश करी। ठीक है, कि भैया चल क्या रहा है, कि रीडिस्कवर करो इन सब चीजों को। आर्ट अगर जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में, पुराने जमाने के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो निकालते हैं कि हाँ यार इस टाइम पे ऐसी पेंटिंग्स बनती थी, कुछ आपने देखी होंगी, ऐसे ऐसे पेंटिंग्स बनी होती थी दीवारों पे, उससे ही लोग हिस्ट्री का पता लगाते हैं, है ना। होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो आर्ट्स वगैरह को इन चीजों को डिफाइन करने की कोशिश की गई कि हाँ भाई आर्ट्स क्या है। आर्ट आर्ट को क्या किया गया, बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया किस फेज में, रेनेसा पीरियड में। हैड ऑलरेडी स्पार्क रिन्यूड इंटरेस्ट इन आर्ट, साइंस एंड ह्यूमन पोटेंशियल पे क्या किया गया, ध्यान दिया गया। ठीक है। हुफ, तो जो रेनेसा पीरियड था वो लेटर ऑन क्या बन गया था, लेटर ऑन एनलाइटनमेंट पीरियड में तब्दील हो गया था। कि हाँ यार पहले रेनेसा आया और लेटर ऑन चलते 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 वो क्या किस फेज में बदल गया, एनलाइटनमेंट पीरियड में बदल गया। फॉर एग्जाम्पल आप एक सब्जी लेके आते हो, तो वो पहले क्या होती है, नॉर्मल सब्जी होती है। जब आप प्रोसेस में चलते हो, पहले सब्जी काटी, फिर उसको छौंका मारा, फिर उसको बनाया, तो तब जाके वो क्या बनती है, सब्जी की फॉर्म में आती है, कि खाने लायक की फॉर्म में आती है ना। तो ऐसे ही रेनेसा पीरियड पहले था, फिर आया एनलाइटनमेंट। ठीक है। अब एनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में अगर थोड़ा और बात करें तो 17th 18th सेंचुरी, मैंने कहा कि अराउंड इस में आप क्या करते हो, देखते हो एनलाइटनमेंट पीरियड को। तो जो यूरोपियन थिंकर्स थे उन्होंने एनलाइटनमेंट पीरियड में किया क्या, उन्होंने किया, ट्रेडिशनल अथॉरिटी को उन्होंने चैलेंज किया। ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब जो पहले से चलती हुई अथॉरिटी आ रही थी, कि भैया जो क्लर्जी है वही उसी उसी की बात आखिरी बात होगी, या जो राजा है उसी की बात आखिरी बात होगी। क्यों होगी, थिंकर्स ने क्या किया, इसको चैलेंज करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंस ऑफ चर्च, चर्च बहुत डोमिनेट करता था किस चीज को, पॉपुलेशन को। चर्च हर तरीके से डोमिनेट करता था कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, भगवान सब देख रहा है, भगवान तुम्हें बताएगा कि क्या तुम्हें करना है ना। तो ये सब चीजें क्या कर रहा था, चर्च बहुत डोमिनेट कर रहा था। तो एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग, जो राजा थे वो, उनकी एब्सोल्यूट पावर थी, किसी और के पास पावर नहीं है। एक राजा है, उसका बच्चा राजा बनेगा, उसके बच्चे राजा बनेंगे, उसके बच्चे, मतलब सिर्फ एक फैमिली में ही चलता हुआ जाएगा। ठीक है, मोनार्की जिसे हम कहते हैं, मोनार्की यानी कि एक का शासन। ठीक है, एक आदमी का शासन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो डोमिनेंस ऑफ चर्च, चर्च की डोमिनेशन और किंग की पावर, ये दोनों चीजें क्या कर रही थी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी को होल्ड करके रखा हुआ था। तो थिंकर्स ने क्या किया, इस चीज को चैलेंज करने की कोशिश करी, इस चीज को क्या कहते हैं उसको, चैलेंज को क्या बोलेंगे, क्या करने की कोशिश करी, चुनौती देने की कोशिश करी। ठीक है। दे बिलीव दैट ह्यूमन रीजन कुड बी यूज टू सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि हमें डोमिन चर्च की जरूरत नहीं है या फिर एब्सोल्यूट किंग की जरूरत नहीं है। जो हमारी जो रीजन करने की कैपेसिटी है वो भी दुनिया की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। ठीक है। दैट नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, कि नॉलेज हमेशा डोमिनेंस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, कि किंग जरूरी नहीं है किंग नॉलेजेबल हो, है ना। तो नॉलेज हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बेस होनी चाहिए, एक्सपीरियंसेस पे बेस होनी चाहिए, कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर बेस होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि आप हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हो, है ना। ऑब्जर्व करके आपको पता लगता है कि हाँ यार यहाँ पे ये भी हो रहा है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया, किस पे, एनलाइटनमेंट में। ठीक है। इन्होंने कहा नॉलेज किस पे बेस है, ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंसेस पे बेस है, रादर देन सुपरस्टिशन और रिलीजियस डॉगमास। कि सुपरस्टिशन यानी कि जो सुपरस्टिशंस बिलीव होते हैं ना, कि क्या कहते हैं उसको, कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ बुरा हो सकता है, अगर आप चर्च नहीं गए तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चर्च नहीं जा रहे हो। ऐसे बिलीव्स रखे जाते थे, है ना। तो इन्होंने कहा नहीं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस पे नॉलेज बेस करता है, किसी कहीं सुनी बातों पे नॉलेज आप बेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो थिंकर थे, जॉन लॉक करके एक थिंकर है, इन्होंने बहुत बात करी एनलाइटनमेंट फेज में नेचुरल राइट्स की। उससे पहले राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, सबको लगता था जैसे चलता हुआ आ रहा है वैसा ही चलेगा, कि एक राजा है, जैसा वो बताएगा वैसा प्रजा को चलना है। क्यों चलना है, सब तो इंसान ही पैदा हुआ है ना,
जितने राइट्स आपको जितना राइट आपका है उतना ही राइट मेरा है धरती पे। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ अलग खा के पैदा हुए हो, है ना। तो इन्होंने इन सब चीजों को रीजन मतलब सवाल पूछने की कोशिश करी कि हाँ यार नेचुरल राइट्स होते हैं कुछ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सबके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक गवर्नमेंट बननी चाहिए जो इन सारे राइट्स को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट बननी चाहिए जो क्या करेगी, इन सारे राइट्स को देखेगी कि जो हर इंडिविजुअल के जो राइट है, राइट टू लाइफ, कि ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने कुछ किया और उसे मार दिया, या किसी इंसान की जान ऐसी किसी की जान बहुत इंपॉर्टेंट और किसी की जान कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी की जान जान जो है वो उतनी जरूरी है, ठीक है। राइट टू लिबर्टी, सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, कैसे नहीं कि कुछ लोग बहुत वो अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए, सबके पास थोड़ा थोड़ा राइट है, ठीक है। He also believed that knowledge comes from experience, same चीज, experiences से आती है knowledge, people who have capacity to improve themselves and their society, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने कही, ये सब हम अभी एक और चीज मैं बताऊंगी। उसके बाद आता है रूसो। रूसो के बारे में, रूसो ने क्या किया, क्वेश्चन किया लेजिटिमेसी ऑफ सोशल ऑर्डर, आर्ग्यूज दैट सोसाइटी often corrupted human nature. His idea of social contract suggested that government should be formed based on the will of the people and serve their collective interest. इन्होंने कहा कि एक आदमी कैसे पूरी प्रजा को देख सकता है, ठीक है। एक आदमी कैसे डिसाइड करे कि पूरी प्रजा के लिए क्या सही है, ठीक है। रादर देन, मेजोरिटी तो प्रजा के पास है ना, जो बाकी बचे कुचे पॉपुलेशन है उनके पास मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी डिसाइड करे कि कौन ऊपर बैठेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जो ऊपर बैठा है वो क्यों डिसाइड करे कि इनका क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। जो मेजोरिटी है वो डिसाइड करे कि उन्हें क्या चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो रूसो ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी दी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अभी हम बात करेंगे। तो वन ऑफ द मेजर ब्रेक थ्रू ऑफ द एनलाइटनमेंट वाज एमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। कि लेटर ऑन हम क्या कहते हैं, हम सोशियोलॉजी को कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस। क्यों कहते हैं, साइंटिफिक मेथड्स की बात करी गई। आइजैक न्यूटन इस टाइम पे आए थे, कि आइजैक न्यूटन ने जब डेमोन्स्ट्रेट, जैसे मैंने अभी साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में बात करी, तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या देखा गया कि साइंस क्यों जरूरी है भाई, कि आपको सवाल पूछना जरूरी है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, हर बात का प्रूफ देना पड़ेगा। आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स आई, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज, ठीक है, विच डिस्कवर थ्रू द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रैशनल एनालिसिस। इन्होंने कहा कि साइंस के थ्रू चीजें चलनी चाहिए। और साइंस कैसे होगी, ऑब्जर्वेशन से होगी, एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। कि कुछ भी आप ऐसे बिलीव नहीं कर सकते, आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो बोला जा रहा है वो सच है या नहीं है, ठीक है। wrote the importance of empiricism, which is belief that knowledge comes from the sensory अच्छा, जॉन लॉक ने क्या बात करी थी, जॉन लॉक ने एक और इम्पोर्टेंट बात करी थी। इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन माइंड है वो क्या है, क्लीन स्लेट है। स्लेट, ठीक है, नोट दैट पॉइंट। क्लीन स्लेट का मतलब होता है कि आप स्लेट समझते हो जिसमें हम पहले लिखते थे चौक, ठीक है, साफ क्लीन स्लेट है, ठीक है। इसमें जो भी हम नॉलेज डालेंगे वो किससे डालेंगे, ऑब्जर्वेशन और उससे, किससे, अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपेरिमेंट से, जो भी चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, उससे हम अपने उसमें अपनी स्लेट को बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जो ह्यूमन माइंड है वो क्या है, क्लीन स्लेट है। जो भी चीजें आप देखते हो, सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उन सब चीजों से आप अपने माइंड को एनहेंस करते हो, ठीक है। तो क्लीन, नोट दैट पॉइंट कि क्लीन स्लेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन लॉक ने। ये आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है कि क्लीन स्लेट के बारे में किसने कहा था, टेबुलर आसा, सेम चीज है, ठीक है। तो ये याद करने, रट्टा मारने वाली चीजें हैं कि क्लीन स्लेट के बारे में किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था, ठीक है। मैं इसे एरो कर दे रही हूँ, क्लीन स्लेट के बारे में बात करी थी, ठीक है। उसके बाद आती है, जब ये सब चीजें हो गई, लोग रीजन करने लग गए, अब लोग जब सवाल पूछने लग गए तो रेवोल्यूशन तो होना ही था, ठीक है। अब जब मैं घर पे सवाल पूछने लगूं कि पापा ही क्यों चलाएंगे घर, तो लड़ाई तो होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो रेवोल्यूशन तो हो गई। तो जब लोगों को समझ आने लग गई कि हाँ यार ऐसा नहीं चलता है, एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी कैच कर रहा है,
पूरे देश को चला रहा है, रादर देन पूरा देश सोचे कि हाँ किसको वहां बैठना है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई कब? 1789 में। उससे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हुआ था, ठीक है, कि जिसने डेमोक्रेसी का बीज बोया था। लेकिन उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज मोर पॉपुलर। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? एब्सोल्यूट मोनार्की को इन्होंने क्या किया? चैलेंज किया, चुनौती दी एब्सोल्यूट मोनार्की को। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब कि एक राजा की जो वो है कि एक राजा ही जो क्या कर रहा है, पूरी प्रजा को हैंडल आउट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत अनफेयर है कि राजा की जब मर्जी हो तब वो कर रहा है। ठीक है, राजा को जिससे जैसा टैक्स लेना है वो वैसा टैक्स ले रहा है, राजा को जिसको इज्जत देनी है वो उसको दे रहा है, बाकियों को नहीं दे रहा है। ठीक है, राजा के जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मोटो क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कि भैया सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि एब्सोल्यूट मोनार्की को हमें हटाना होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि राजा का जो महल था उस पर हमला कर दिया गया था। ठीक है, तो राजा ने भी कहा कि ठीक है भैया बना लो डेमोक्रेसी, कि मैं तो हट जाता हूँ। ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन लोगों ने बहुत रिवॉल्ट किया, बहुत मतलब पूरी जनता जो थी वो पूरे महल पे आक्रमण कर चुकी थी। आप देखोगे आज की डेट पे, अभी आपने बांग्लादेश का सीन सुना होगा सर। बांग्लादेश में आपने देखा कि कैसे जो प्रधानमंत्री है उनके आवास पे हमला कर दिया था जनता ने। तो ऐसा ही क्या हुआ, यही रिवॉल्यूशन हम देखते हैं कि जब जनता पे एकदम आन पड़ती है तो क्या करेगी? रिवॉल्ट। ठीक है, आखिरी सॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन कर दो भाई, सत्ता पलट जिसे कहते हैं ना, तो वो कर दिया। ओवरथ्रो द मोनार्की, ओवरथ्रो मतलब कि मोनार्की को एकदम फेंक दिया, और राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, की राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज को इनबिल्ट किया कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, इवन पीरियड ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल वायलेंस। देखो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो था, हुआ, लेकिन क्या हुआ? मोनार्की भी, इन्होंने मोनार्की को हटा दिया, डेमोक्रेसी ले आए। ठीक है, लेकिन इसके बहुत कैसे रीजन वो भी थे, क्या कहते हैं उसको, अंजाम कुछ वैसे भी थे, जैसे रेन ऑफ टेरर हुआ था। रेन ऑफ टेरर की कहानी अगर आपको पता है कि जब मोनार्की को हटाया गया, ठीक है, और फ्रांस क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया, रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई। तो रिपब्लिक गवर्नमेंट क्या करने लगी? जो उनका एक फेज था, आई थिंक 93 से 94 का जो एक साल था वो रेन ऑफ टेरर में आता है, जो रिपब्लिक की गवर्नमेंट थी। ठीक है, जो इसके बाद आई थी, जिन्होंने मोनार्की को हटा के अपनी सत्ता वो करी वहां पे। उन्होंने क्या करा? 93 से 94 के बीच में क्या करा? रेन ऑफ टेरर माना जाता है। रेन मतलब कि काल, जो उनका काल था उसे टेरर का काल माना जाता है, यानी कि डर का काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये लोग क्या करने लग गए, अब इन्होंने मोनार्की को हटा तो दिया, लेकिन ये हर जो मोनार्की से रिलेट कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल चर्च का पादरी, उसे वो लोग किस नजर से देख लेंगे कि हाँ ये कहीं कल को हमारे लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा, तो उसे मार दिया। या जो भी लग रहा है कि रिपब्लिक के खिलाफ एक भी आवाज उठा रहा है तो उसे क्या कर दिया? मार दिया। ठीक है, तो जनता को एकदम, हर टाइम जनता ऐसी रहती थी कि कब कौन मुझे मार दे। किसी पे शक भी होता था उसे मार देते थे, ऐसे नहीं कि कंफर्म प्रूफ है उसके बाद मार रहे हैं, नहीं, किसी पे शक भी हुआ उसे मार दिया। तो रेन ऑफ टेरर भी हमने देखा इसका अंजाम हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट उसके बाद आए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें अलग चीजें हैं। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? मोनार्की को हटा दिया गया, एकदम पहली बार ऐसा हुआ कि मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई। ठीक है, उसके बाद उसके बाद नहीं, मतलब ये सारे फेज एक साथ ही चल रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फेज था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन माइलस्टोन जिसे कहते हैं ना सोशियोलॉजी का, किसने रखा? तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही है। कि हाँ, जहां से लगता है कि हाँ भाई यही सब सोशियोलॉजी की, इसी के बाद सोशियोलॉजी की क्या हुई? शुरुआत होना शुरू हुआ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था ब्रिटेन से 17th सेंचुरी में, देन स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। कि उसके बाद अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में क्या हुआ? फैल गया। ठीक है, क्या हुआ था? उससे पहले जो प्रोडक्शन था वो डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा था, कि मैंने क्या करा, अपने देश में या अपने गांव में जितना या अपने फैमिली में जितना मैं पूरा कर सकती हूँ मैंने उतना ही उगाया अनाज, फैमिली ने खाया, खत्म। ठीक है, या जितना डोमेस्टिक हमारे देश को जरूरत है उतना हमने कपड़ा बनाया और खत्म। ठीक है,
डोमेस्टिक लेवल पे गुड्स जो हो रहे थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई, नई नई मशीनों मशीनों का प्रोडक्शन शुरू हो गया, ठीक है। न्यू मशीन, स्पाइनिंग जेनी, स्टीम इंजन वाज अ वेरी पॉपुलर, ठीक है। स्टीम इंजन जब बना, ठीक है, पावर लूम्स, इन्होंने क्या करा कि प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा दिया। पहले तो हाथ से नाइट कर रहे हो अगर आप एक स्वेटर, तो आपको महीना 2 महीना एक स्वेटर में ही लग रहा है, ठीक है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत स्लो प्रोडक्शन। लेकिन अब एक ऊन डाली, एकदम स्वेटर 1 घंटे में तैयार, या 15 मिनट में स्वेटर तैयार। तो ऐसे में क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत हैवी हो गया। तो अब इतना प्रोडक्शन करके करोगे क्या भैया, एक्सपोर्ट ही करोगे। तो क्या होने लग गया, फैक्ट्री सिस्टम बहुत स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद क्या होने लग गया, एग्रीकल्चर वाज नो लॉन्गर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। कि अब इकोनॉमी किससे, एग्रीकल्चर से नहीं चल रही है, अब इकोनॉमी चल रही है फैक्ट्रीज से। क्यों? क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे हो, खाने का प्रोडक्शन अगर बड़े लेवल पे हो रहा है, या बहुत सारी चीजों का अलग अलग चीजें आप बना रहे हो, क्या कहते हैं उसको, मशीन्स की हेल्प से, ठीक है। तो क्या होगा, आपने जब बल्क क्वांटिटी में बना दिया, तो आप क्या करोगे, अलग अलग जगह एक्सपोर्ट करोगे। तो अब इकोनॉमी किससे चल रही है, एक्सपोर्ट से ही चल रही है। कि हाँ, अगर आप दूसरे देश से क्या कर रहे हो, व्यापार कैसे चल रहा है, व्यापार से चलने लग गई क्या, इकोनॉमी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री टुक द सेंटर स्टेज, ठीक है। कि मैन्युफैक्चरिंग से चलने लगी, मैन्युफैक्चर करने से इकोनॉमी चलने लगी, ठीक है। कि फैक्ट्रीज लगाना, ट्रेड करना, देश देश जाके बेचना अपनी चीजों को, ठीक है। इससे क्या होने लग गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत प्रचार प्रसार हो गया, ठीक है। सोसाइटी वाज चेंजिंग फास्टर देन एनीवन हैज एवर एक्सपीरियंस बिफोर, एंड विद द रैपिड चेंज कम न्यू प्रॉब्लम, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फैक्ट्रीज, बहुत बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज लगाई गई, ठीक है। बड़े लेवल पे क्या लगाई गई, फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अभी फैक्ट्रीज लगी, इतनी फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ट्रेड भी हो रहा है। अब ट्रेड हो रहा है, अब इतनी सारी चीजें बढ़ेंगी। अब फैक्ट्रीज जहां लग रही है वहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर भी तो चाहिए ना, मशीन ऑपरेट करने के लिए भी तो वर्कर चाहिए ना। तो काम करने के लिए वर्कर, वहां पे फिर वैसा माहौल, ठीक है। अर्बनाइजेशन का प्रचार प्रसार होने लग गया, कि अर्बन सेक्टर में आने लगी। अब इतना फैक्ट्रीज आपने देखा होगा, जो ऐसी हमारे इंडिया में भी ऐसी जो प्लेसेस हैं, जैसे गुड़गांव, गुड़गांव में बहुत सारे क्या है कंपनीज, क्या लगी हैं ऐसे मशरूम टाइप की कंपनीज, नोएडा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि सारे लोग काम करने वही जा रहे हैं। तो लोगों को क्या चाहिए, अब लोग काम कर रहे हैं तो लोगों को फैसिलिटीज भी चाहिए उस हिसाब की, है। तो अब सबसे ज्यादा क्राइम भी क्या होगा, पोवर्टी वहीं पे होगी। तो नई नई क्या आने लगी, प्रॉब्लम्स नई आने लगी, क्राइम्स ज्यादा बढ़ने लगे, इनइक्वालिटी ज्यादा होने लगी, एलियनेशन की प्रॉब्लम उससे पहले नहीं थी। एलियनेशन मतलब काम में ही, मतलब एकदम एलिनिएट हो जाना, अलग आओ की स्थिति, कि अपने काम से ज्यादा मतलब नहीं, बस काम किया घर, काम किया घर। मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है काम करने में। उससे पहले तो आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप कोई स्वेटर नहीं बुन सकते, या कोई स्वेटर नहीं सिल सकते, है ना। लेकिन अब फैक्ट्री में बस मशीन ही तो चलानी है, कुछ काम तो है नहीं, कुछ आपका कोई प्रॉपर काम वाला सिस्टम है नहीं, कि आपको अपना कुछ क्रिएटिविटी करने का मौका मिले, नहीं। तो अलगाव की स्थिति बनने लगी, ठीक है। तो नई नई प्रॉब्लम्स सोसाइटी में क्या होने लगी, इवॉल्व होने लगी। अब इनको कैसे टैकल करें भैया, पहले तो ये प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, तो टैकल करने का कभी सोचा नहीं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ये नई प्रॉब्लम्स आने लगी, इसने क्या किया, सोशियोलॉजी को जन्म दिया। तो इसके बाद का पॉइंट जो है जहां से सोशियोलॉजी शुरू हुई, ठीक है। कि ब्रिलियंट माइंड्स जो थे हमारे फाउंडिंग फादर्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑगस्ट कॉम्टे और कार्ल मार्क्स, वेबर, डर्खाइम, जिन्हें फाउंडिंग फादर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी थ्योरीज आना शुरू हो गया। जो ब्रिलियंट माइंड थे, इन्होंने क्या किया, टेक दीज सोशल प्रॉब्लम सीरियसली। इन्होंने क्या किया, इन सोशल प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेना शुरू किया, और सोचा कि हाँ यार, इनको साइंटिफिकली स्टडी किया जाए और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो इसके बाद शुरू होती है फाउंडिंग फादर्स की जर्नी, कि हाँ, इन्होंने कैसे इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, कैसे आगे प्रोसीड किया, ठीक है। कैसे इन्होंने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, क्या इन्होंने पढ़ने की कोशिश करी इन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मेन चीज मैं जो कह रही थी कि माइलस्टोन इसी को माना जाता है, क्योंकि नई प्रॉब्लम्स उसके बाद आना शुरू हुआ था, और उसके बाद ही हमें जरूरत लगी कि हाँ यार, सोसाइटी सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है, ठीक है।
तो यही था एमरजेंस की कैसे एमर्ज हुआ, उसके बाद फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, उसके बाद फाउंडिंग फादर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरीज, कार्ल मार्क्स ने एलियनेशन के बारे में क्या कहा, ये सब चीजें बात की बातें हैं, लेकिन एमरजेंस हमने पढ़ लिया कि कैसे सोशियोलॉजी शुरू हुआ, एक्चुअल में सोशियोलॉजी आया कैसे। ठीक है, तो चलिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऊपर नहीं कवर हो पाई, जैसे तीन थिंकर है, मॉन्टेस्क्यू, लॉक एंड रूसो। मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया था कि पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, कि अलग अलग लोगों पे बंटनी चाहिए पावर। ठीक है, उसके बाद आता है लॉक, इंडिविजुअल हैज सर्टेन राइट्स विच कांट टेकन अवे। इन्होंने राइट्स के बारे में बहुत डंका बजाया था कि अरे भाई राइट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के पास उसके अधिकार होते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, इनके बारे में लॉक ने बहुत बहुत बातें करी थी। ठीक है, क्लीन स्लेट के बारे में मैं बता चुकी हूँ लॉक का। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, क्लीन स्लेट वाला, क्लीन स्लेट के बारे में। ठीक है, रूसो, रूसो की थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रूसो ने दी थी। रूसो के साथ साथ दो और लोग थे, जॉन लॉक और हॉब्स। ठीक है, तो रूसो, लॉक और हॉब्स ने क्या दिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में कौन कौन इंक्लूडेड थे, किस किस ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। रूसो, लॉक और हॉब्स ने दी थी। ठीक है, तीन लोगों ने मिलकर दी थी। हॉब्स ने लेविएथन करके वो लिखी थी, किताब लिखी थी। ठीक है, ये भी कई बार आता है कि लेविएथन किताब किसने लिखी थी, हॉब्स ने लिखी थी। ठीक है, तो इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या कहा, जनरल विल की बात करी कि पीपल मेजोरिटी में है, तो मेजोरिटी डिसाइड करे ना उन्हें क्या चाहिए, ये मैं बता चुकी हूँ, है ना। कंट्री हैज राइट टू चूज देयर लीडर, कि कंट्री के पास राइट होना चाहिए कि वो चूज करे अपने लीडर को। ठीक है, ये बातें मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, ये बस क्रक्स के लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, 10 नवंबर से हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अपना सोशोलॉजी सीयूईटी पीजी का। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो डू एनरोल इन द कोर्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक लेक्चर में या एक उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है सिखानी, या फिर बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझसे, मेरी टीम से, या नोट्स से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे एक्सपीरियंसेस को मैं आपको देने की कोशिश करूंगी, जितना मैंने सीखा है मैं सब कुछ आपको देने की कोशिश करूंगी। तो डू एनरोल इन द कोर्स अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।